नमस्कार। इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। भारत एक ऐसा देश जहां हर मिट्टी के कण में इतिहास विराजमान होता है, सोया हुआ होता है, जहां हर नदी, हर पहाड़, हर मैदान किसी न किसी बलिदान की कहानी कहता है। आज हम जिस आजादी में सांस ले रहे हैं, जिस तिरंगे के नीचे खड़े होकर गर्व महसूस करते हैं, वह आजादी हमें अचानक ही नहीं मिली। इसके पीछे है सदियों का संघर्ष, लाखों कुर्बानियां, अनगिनत आंसू और अटूट संकल्प। और इसी संघर्ष की परिणति है कि 26 जनवरी, जिस दिन भारत केवल स्वतंत्र ही नहीं बल्कि गणतंत्र बना। लेकिन आज हम आपको वो बताएंगे जो कई बार खुशी के माहौल में अनसुना रह जाता है, अनकहा रह जाता है। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि आज जो खुशी हम मना रहे हैं उसके पीछे कितना संघर्ष था। तो चलिए आपको सब कुछ शुरू से बताते हैं। भारत का भूगोल ही इसे महान बनाता है। उत्तर में हिमालय जो देश का प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर जो व्यापार और संस्कृति का द्वार रहा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उपजाऊ मैदान, घने जंगल, रेगिस्तान, पठार। भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था बल्कि संस्कृति, ज्ञान और संपन्नता का केंद्र था। यही संपन्नता भारत को दुनिया की नजरों में लाया। कहते हैं कि अपने वर्तमान का अच्छे से आकलन करना है तो आपको अपना अतीत समझना पड़ेगा। तो चलिए आपको भारत के अतीत से वर्तमान तक की पूरी दास्तान समझाते हैं। साल 1600 ईस्वी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 16वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में भारत की बहुत चर्चा थी। भारत मसालों, रेशम, सूती कपड़ों, नील, चाय और बहुमूल्य वस्तुओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। उस समय यूरोपीय देशों में इन वस्तुओं की मांग जो थी वो बहुत भारी थी, लेकिन भारत तक सीधे नहीं वो पहुंच पाते थे। व्यापार के पुराने रास्ते लंबे और महंगे थे, इसलिए यूरोपीय व्यापारी समुद्री मार्ग खोजने लगे। इसी उद्देश्य से 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ अंग्रेज व्यापारियों को एक चार्टर दिया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को एशिया के देशों से व्यापार करने का अधिकार मिला। शुरुआत में कंपनी का दावा बिल्कुल साफ था कि हम भारत में केवल व्यापार करने आए हैं, शासन करने नहीं। लेकिन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर नामक पोत लेकर भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय भारत पर मुगल सम्राट जहांगीर का शासन हुआ करता था। अंग्रेजों ने मुगल दरबार से अनुमति मांगी और खुद को शांतिप्रिय व्यापारी बताया। मुगल शासकों ने भी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्हें इस बात की इजाजत दे दी। धीरे धीरे कंपनी ने सूरत, मद्रास, बंबई, जो कि अब मुंबई है, पहले बंबई हुआ करता था, कलकत्ता में कारखाने, फैक्ट्री स्थापित किए। लेकिन व्यापार के साथ साथ कंपनी ने अपने हितों की रक्षा के सैनिक रखने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्रों के चारों ओर किले बनवाए। असली मोड़ तब आया जब कंपनी ने भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी का फायदा उठाया। वो एक राजा को दूसरे के खिलाफ मदद देने लग गए और बदले में व्यापारिक अधिकार, जमीन और राजनीतिक ताकत हासिल करने लग गए। व्यापार करने आई कंपनी धीरे धीरे एक सैन्य और राजनीतिक शक्ति में बदल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का असली मकसद सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि भारत की संपत्ति पर कब्जा और अपने देश को समृद्ध बनाना था। व्यापार की आड़ में शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर भारत की गुलामी का कारण बन गया। फिर आता है सन 1757 यानी प्लासी की लड़ाई। 23 जून 1757 को बंगाल के छोटे से स्थान प्लासी में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। यह लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। उस समय बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत हुआ करता था, जहां व्यापार, खेती और उद्योग खूब फल फूल रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की अनुमति के बिना किले मजबूत किए और कर देने से यानी टैक्स देने से इंकार कर दिया। इससे नवाब नाराज हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध से पहले ही षड्यंत्र रच लिया। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। लड़ाई के दिन नवाब की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन विश्वासघात के कारण वो लड़ाई हार गए। मीर जाफर और कई सेनापति युद्ध में निष्क्रिय रहे। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेज विजयी हो गए। और इस जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कर वसूली का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, जिससे किसानों पर भारी टैक्स लगाया गया। भारतीय कारीगरों और उद्योगों को नष्ट कर दिया गया ताकि इंग्लैंड के माल की बिक्री बढ़ सके। लेकिन अब आपको 1757 से सीधे 1857 लेकर चलता हूं। 1857 यानी आजादी की पहली चिंगारी। 1857 में भारत में वो ऐतिहासिक घटना घटी जिसे इतिहासकार भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं।
यह केवल एक विद्रोह मात्र नहीं था, बल्कि वर्षों से चले आ रहे अंग्रेजी अत्याचारों के खिलाफ भारतीय जनता का गुस्सा था। किसानों पर भारी कर लगाना, राजाओं की रियासतें हड़पना, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, इन सब ने मिलकर विद्रोह की आग सातवें आसमान पर चढ़ा दिया। यानी कि यह विद्रोह की आग फैला दी। इस क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे से हुई। उन्होंने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह किया और ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती दी। इसके बाद मेरठ से विद्रोह फैलता गया और कानपुर, झांसी, लखनऊ जैसे कई शहरों तक पहुंच गया। दिल्ली में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का प्रतीकात्मक नेता बनाया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध किया और अपने साहस से पूरे देश को प्रेरित किया। उनके साथ तात्या टोपे और नाना साहब जैसे वीर भी इस संग्राम में शामिल थे। हालांकि आंदोलन सफल नहीं हो सका। कारण था नेतृत्व की कमी, आधुनिक हथियारों का अभाव और आपसी एकता की कमी। अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया, लेकिन इस क्रांति ने अंग्रेजों को यह संदेश दे दिया कि भारत गुलामी को स्वीकार नहीं करेगा। और इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। यही आंदोलन आगे की आजादी की लड़ाई की नींव बन गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण और कड़ा टैक्स लिया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। हालांकि विद्रोह दबा दिया गया था, लेकिन भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना और अधिक गहरी हो चुकी थी। इसी भावना ने आगे चलकर संगठित राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया। और फिर आता है साल 1885। 1885 में भारतीयों को पहली बार एक ऐसा मंच मिला जहां वो अपनी बात खुलकर रख सकते थे। इस मंच का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना बंबई, जो कि अब मुंबई है, वहां पर हुई। इसके संगठन में एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम की भूमिका रही, लेकिन इसका उद्देश्य पूरी तरीके से भारतीय हितों से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। शुरुआती दौर में कांग्रेस का स्वर बहुत मध्यम और शांतिपूर्ण था। उस समय नेताओं का लक्ष्य अंग्रेजों से टकराव नहीं, बल्कि संवाद के माध्यम से सुधार करना था। उनकी मांगें भी सीमित थी, जैसे भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर, करों में कमी, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। लेकिन समय के साथ स्थिति बदलने लगी। अंग्रेजी शासन की नीतियां और अत्याचार बढ़ते गए। अकाल, भारी कर और भारतीय उद्योगों का पतन आम जनता को प्रभावित करने लग गया। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के भीतर भी उग्र और राष्ट्रवादी विचारधारा उभरने लगी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने जनता को जागरूक किया और कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। धीरे धीरे कांग्रेस केवल पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित न रहकर आम जनता की आवाज बन गई। यही संगठन आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य नेतृत्व करता बना और देश को आजादी की दिशा में आगे ले गया। फिर आता है साल 1915, जब बापू यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहां उन्होंने नस्लवाद और अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह की तकनीक सीखी। भारत आते ही उन्होंने देखा कि अंग्रेजी शासन ने भारतीयों को धर्म, समाज और अर्थव्यवस्था में गहराई से प्रभावित किया है। उन्होंने समझा कि अब सिर्फ राजनीतिक मार्गों से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी जनता को जागरूक करना होगा। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को अहिंसात्मक और जन आधारित बनाया। उन्होंने कहा कि अगर जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकार मांगती है, तो अंग्रेजों को यह समझ में आएगा कि भारत अब उनके शासन को स्वीकार नहीं करेगा। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा ही सबसे बड़ी शक्ति है और यही लड़ाई सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि हर भारतीय की लड़ाई बन गई। और पहला आंदोलन आता है इस बीच, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई। इसका मुख्य कारण था खिलाफत आंदोलन, जिसमें मुस्लिमों की धार्मिक संस्थाओं की रक्षा की मांग थी, और जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी 1919 का प्रभाव। गांधी जी ने जनता से कहा, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, सरकार को टैक्स नहीं देना। इस आंदोलन ने देश भर में एक नई ऊर्जा पैदा की। लोग पहली बार समझे कि अगर सभी मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी संस्थाओं को छोड़ दें, तो सरकार को झुकना पड़ेगा। फिर दूसरा आंदोलन इस बीच निकल कर आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगाया था। गरीब लोगों को नमक बनाना भी अपराध माना जाता था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल यात्रा की और समुद्र से नमक बनाया। यह केवल नमक बनाने की बात नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ने का प्रतीक था। इस आंदोलन में हजारों लोग जुड़ गए। महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया।
अंग्रेजों ने हजारों लोगों को जेल में बंद किया, लेकिन जनता का विश्वास और बढ़ता चला गया। और इस बीच आता है तीसरा और सबसे बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत की सेना को युद्ध में शामिल किया, लेकिन भारत की आजादी के बारे में कोई स्पष्ट बात नहीं की। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया। यह आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना, अब और सहन नहीं करना, यह संदेश देना ही। इस दौरान कई शहरों में सरकार के कार्यालयों पर कब्जा हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए और हजारों लोग गिरफ्तार हुए। इन आंदोलनों के बाद आजादी सिर्फ नेताओं की मांग नहीं रह गई, बल्कि यह जनता की जिद बन गई, क्योंकि अब हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति ने यह समझ लिया था कि अंग्रेजी शासन सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी हानिकारक है। गांधी जी ने इस लड़ाई को गांव गांव तक पहुंचाया। उन्होंने भारतीयों को सिखाया कि स्वराज सिर्फ सत्ता नहीं, एक आत्मिक आजादी, जिसके लिए हर व्यक्ति को खुद ही बदलना होगा। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई को अहिंसा, सत्याग्रह और जन आंदोलन का रूप दिया। इन आंदोलनों ने अंग्रेजों को यह समझा दिया कि भारत अब उनके शासन को स्वीकार नहीं करेगा, और इसी के साथ भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बन गया, जिसने अंततः आजादी की राह को तेज कर दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में 1929 का लाहौर अधिवेशन एक बहुत बड़ा मोड़ था। यह वो समय था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार अंग्रेजों से केवल सुधार नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। लाहौर अधिवेशन यानी 1929, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में भारतीयों की मानसिकता में बड़ा बदलाव आया। अब लोग यह समझने लग गए थे कि अंग्रेजों से किसी भी तरह की अधूरी आजादी स्वीकार नहीं की जा सकती। और यही समय था जब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। यह नारा केवल शब्द नहीं था, बल्कि यह देश की आत्मा की आवाज बन गया। पूर्ण स्वराज का अर्थ था भारत का पूरा राजनीतिक नियंत्रण, भारत की पूरी स्वतंत्रता, विदेशी शासन का पूर्ण अंत। इसका मतलब था कि अब भारत किसी भी रूप में ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहने वाला था। कांग्रेस ने घोषणा की 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। इस दिन जनता ने अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा फहराया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ शपथ ली, देश में एक नई ऊर्जा और विश्वास पैदा किया। लोगों ने शपथ ली कि वो विदेशी शासन को स्वीकार नहीं करेंगे, अंग्रेजी कानूनों का पालन नहीं करेंगे, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे, क्योंकि यह दिन पहले से ही भारतीयों की आजादी की चेतना का प्रतीक बन चुका था। यह दिन यह संदेश देता था कि अब हम गुलामी को नहीं मानेंगे, हम अपने देश की सत्ता अपने हाथ में लेंगे। और यही कारण है कि 26 जनवरी 1930 को इतिहास में अमर माना गया, क्योंकि इस दिन से भारत ने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय कर लिया था, पूरी स्वतंत्रता बिना किसी शर्त के। और इसी कारण 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो भारत ने 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस चुना, क्योंकि यह दिन पहले से ही भारत की सच्ची आजादी की शुरुआत था। लेकिन 1930 में भारत में एक ऐसा कानून था जिसे सुनकर किसी भी सामान्य भारतीय की रूह कांप जाती थी। नमक बनाना भी अपराध माना जाता था। अंग्रेज सरकार ने नमक पर भारी कर लगाया हुआ था, यानी टैक्स लगाया हुआ था, और भारतीयों को अपना खुद का नमक बनाने की अनुमति तक नहीं थी। गरीब किसान, मजदूर और आम आदमी जो समुद्र से नमक आसानी से बना सकते थे, उन्हें भी यह अधिकार नहीं था। नमक पर यह नियंत्रण अंग्रेजों की शक्ति और भारत की कमजोरी का प्रतीक बन गया था। गांधी जी ने इस अन्याय को चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने इतनी छोटी सी वस्तु पर भी लोगों को नियंत्रित कर रखा है, तो यह दिखाता है कि अंग्रेजों का शासन कितना अधिनायकवादी। भारत छोड़ो आंदोलन आखिरी बार साबित हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत की स्थिति बहुत संवेदनशील थी। अंग्रेजों ने भारत की सेना और संसाधनों का उपयोग युद्ध में किया, लेकिन भारत की आजादी के बारे में कोई स्पष्ट वादा नहीं किया। भारत के लोग समझ गए कि अंग्रेज केवल अपने फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी असंतोष ने आजादी की मांग को और तेज कर दिया। 1942 में महात्मा गांधी ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब भारत को अंग्रेजों से कुल मिलाकर आजादी की मांग करनी चाहिए। इस आंदोलन का नाम रखा गया भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने इसके साथ ही करो या मरो का नारा दिया। यह नारा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि यह देश के अंतिम संघर्ष का संकेत था। इस आंदोलन में जनता ने सड़कों पर उतरना शुरू किया। गांव गांव, शहर शहर में लोग प्रदर्शन करने लगे, सरकार के कार्यालयों पर कब्जा किया, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और लोग जेल जाने के लिए तैयार हो गए। महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई की, कई नेताओं को गिरफ्तार तक किया।
प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी हुई और कई जगह दमन हुआ, लेकिन इसके बावजूद जनता पीछे नहीं हटी, क्योंकि अब यह आंदोलन सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन बन चुका था। यह आंदोलन अंग्रेजों के लिए एक बड़ा चेतावनी भरा संकेत था। उन्होंने महसूस किया कि भारत की जनता अब उनके शासन को स्वीकार नहीं करने वाली। करो या मरो का यह नारा यह दिखा रहा था कि भारतीय अब अपने अधिकारों के लिए किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार है। अंततः इस आंदोलन ने अंग्रेजों की स्थिति को अस्थिर कर दिया। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि भारत को रोकना अब संभव नहीं है। इस आंदोलन ने आजादी की दिशा में अंतिम जोर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि भारत की जनता अब किसी भी तरह के उपनिवेशी शासन को स्वीकार नहीं करेगी। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। उस दिन भारत ने सबसे लंबे 200 साल के विदेशी शासन से आजादी पाई। लोगों ने तिरंगा फहराया, नारे लगाए और खुशी में एक दूसरे को गले लगाया। पर इस खुशी के पीछे एक दर्द भी था, क्योंकि आजादी पूर्ण नहीं थी। अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने के साथ साथ देश को दो भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। यह बंटवारा धार्मिकता के आधार पर हुआ। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए अलग देश बन गया और भारत हिंदू बहुल देश। लेकिन बंटवारे ने हजारों परिवारों को अलग कर दिया। लोगों को अपने घर, खेत, संपत्ति छोड़कर नए देश में जाना पड़ा। रास्तों पर लाखों लोग भीड़ में फंस गए, कई लोग मर गए, कई लापता हो गए। बंटवारे के दौरान भारत में हिंसा, दंगा और कत्लेआम हुआ। लोगों ने अपने ही पड़ोसियों के खिलाफ हिंसा की। हर तरफ आक्रोश, भय और अविश्वास फैला। कई इतिहासकारों के मुताबिक इस दौरान लाखों लोग मारे गए और कई लाखों बेघर हो गए। यह समय भारत के लिए सबसे दर्दनाक और कड़वा समय था। अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, लेकिन हमारे पास अपना संविधान नहीं था। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन उनके बनाए हुए कानूनों पर ही देश चल रहा था। इसका मतलब था कि भारत अभी भी अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था से चलता था। भारतीयों की सत्ता पूरी नहीं थी। देश की असली पहचान अभी नहीं बनी थी। आजादी के बाद भी भारत का प्रशासन ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार चला। देश का प्रमुख अधिकारी गवर्नर जनरल था, जो ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि हुआ करता था। इसका मतलब था कि भारत अभी भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था, बल्कि एक अर्ध स्वतंत्र देश था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी, जैसा कि मैंने बताया, कि अधूरी थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है। आजादी का मतलब केवल सत्ता बदलना नहीं होता, बल्कि एक नए राष्ट्र की नींव तैयार करना होता है। जब भारत आजाद हुआ तो देश में अभी भी ब्रिटिश कानून और प्रशासन का ढांचा मौजूद था। भारत के पास अपना संविधान नहीं था। इसका मतलब यह था कि देश की वास्तविक पहचान और दिशा अभी तय नहीं हुई थी। एक स्वतंत्र देश में यह बहुत जरूरी है कि उसके पास एक संविधान हो जो देश के नियम बनाता है, एक राजनीतिक व्यवस्था हो जो जनता की सत्ता को नियंत्रित करे, एक पहचान हो जो देश को एकता और उद्देश्य दे, और सच्चा लोकतंत्र हो जिसमें जनता को वास्तविक अधिकार मिले। इसलिए 15 अगस्त की आजादी को अधूरी आजादी माना गया, क्योंकि उस दिन भारत ने केवल विदेशी शासन से मुक्तता पाई, लेकिन एक नया भारत बनाने का काम अभी अधूरा था, बाकी था। और इसी कारण संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 1946 में संविधान सभा बनी और देश के प्रमुख नेताओं ने मिलकर देश के लिए एक नया संविधान लिखा। संविधान ही वो दस्तावेज था जो भारत को गणतंत्र बनाता है। यह संविधान जनता को अधिकार देता है, सरकार की सीमाएं तय करता है और देश की एकता बनाए रखता है। इसलिए 15 अगस्त 1947 की अधूरी आजादी का महत्व इस बात में है कि उसने भारत को एक नई दिशा दी और संविधान के माध्यम से सच्ची आजादी की नींव रखी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन यह आजादी अधूरी थी, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ ही देश को एक नई पहचान, एक नया संविधान और एक नई राजनीतिक व्यवस्था चाहिए थी। केवल अंग्रेजों से मुक्ति ही पर्याप्त नहीं थी। भारत को यह तय करना था कि वो किस प्रकार का देश बनना चाहता है। इसलिए आजादी के तुरंत बाद भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। देश के नेताओं ने यह समझ लिया कि एक लिखित संविधान ही भारत को एक सशक्त और स्थिर राष्ट्र बना सकता है। 1946 में संविधान सभा बनी। भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। यह सभा भारत के भविष्य को तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 में हुआ। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों, जातियों, धर्मों और समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। यह सभा केवल नेताओं का समूह नहीं था, बल्कि पूरे भारत की विविधता का प्रतीक थी। संविधान सभा के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने पूरे समय सभा को संयम और दिशा दी। संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाया। उन्होंने संविधान में मुख्य रूप से यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिकों को कानून के सामने समान माना जाए। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को संविधान का मूल लक्ष्य बनाया गया। गरीब, वंचित और दबे कुचले लोगों को अधिकार देने की व्यवस्था की गई। संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, शोषण के खिलाफ सुरक्षा। इन अधिकारों ने संविधान को लोकतंत्र की आत्मा बनाया। संविधान लिखना आसान काम नहीं था। यह प्रक्रिया लगभग 3 साल तक चली। इस दौरान लंबी बहस भी हुई, विवाद हुआ और हर वर्ग की चिंताएं भी सामने आई। संविधान सभा ने हर प्रस्ताव पर बहस किया, हर शब्द पर चर्चा की, कई बार पुनर्विचार किया गया। विभिन्न विचारों को जोड़कर एक संतुलित दस्तावेज बनाया गया। यह संविधान केवल नेताओं की नहीं बल्कि पूरे देश का संविधान था। संविधान सभा में कई बहसें हुई, लेकिन सबसे बड़ी और विवादित बहसों में से एक था राष्ट्रीय भाषा पर, कि देश में भाषा कौन सी होगी। कई नेताओं का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाना चाहिए, लेकिन दक्षिण के राज्यों में कई लोग इससे असहमत थे, क्योंकि वहां की भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बहुत प्रबल थी और वो अंग्रेजी के बिना भी काम करना चाहते थे। और इसी बहस में यह बात सामने आई कि भारत एक विविध भाषा वाला देश है और किसी एक भाषा को जोर देकर थोपना बिल्कुल सही नहीं होगा। और अंततः संविधान ने एक समझौता किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन अंग्रेजी को भी 15 वर्षों तक आधिकारिक भाषा के रूप में रखा गया। राज्यों को अपनी भाषाएं अपनाने का अधिकार दिया गया। यह बहस दिखाती है कि संविधान बनाने का काम कितना संवेदनशील और जटिल हुआ करता था। हर वर्ग की भावनाओं और हितों को ध्यान में रखना पड़ा और अंततः संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। इसलिए यह दिन चुनना एक प्रतीकात्मक और भावनात्मक निर्णय था। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो कहना कि 26 जनवरी 1950 को सिर्फ संविधान लागू नहीं हुआ था, बल्कि भारत गणतंत्र बना, राष्ट्रपति देश का प्रमुख बना, गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हुआ, भारत एक पूर्ण, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बना। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 की अधूरी आजादी ने भारत को एक नई राह दी। लेकिन असली आजादी तब पूरी हुई जब संविधान बना और लागू हुआ और भारत गणतंत्र बन गया। संविधान केवल कानून नहीं, यह भारत की आत्मा है, समानता, न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का संदेश। और यह संदेश हमें आज भी याद दिलाता है कि भारत की ताकत उसकी विविधता और संविधान की मजबूती में है। 26 जनवरी हमें याद दिलाता है, आजादी मुफ्त नहीं मिली, संविधान हमारा कवच है। अगर हम अपने कर्तव्य निभाएं, देश को ईमानदारी दें, तो भारत अजेय बनेगा। इसी के साथ इस पूरे कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।